गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आओ आज हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा ट्रिक। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख पाओगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि एटम जो होते हैं, एटम इसका निर्माण तीन फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हम जानते हैं बच्चों कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इन सर्कुलर पाथ ऑफ डिफिनिट रेडियस। तो एक निश्चित त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जहां पे न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, या फिर उसे हम मेन एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो ये है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। और ये जो आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं सेल। सेल, या फिर आप इसे मेन एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। मेन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर इसी मेन एनर्जी लेवल में घूमते हैं। और ये जो मेन एनर्जी लेवल होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन ओ जैसे अल्फ़ाबेट्स से। तो इसे अगर देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है और ये फोर्थ सेल है। आगे इसी तरह से और ज़रूरत होगा तो सेल बना सकते हैं। और यहाँ पे जो ये फर्स्ट सेल है बच्चों इसे हम बोलते हैं के सेल। ये सेकेंड वाला जो है इसे ही बोलते हैं एल सेल। ये थर्ड जो है इसे एम सेल, और ये फोर्थ जो है इसे हम बोलते हैं एन सेल। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल होता है 2n², जहाँ n जो है बच्चों, n जो है वो है सेल नंबर, यानी 1 2 3 4 इस तरह से जिस सेल की बात होगी उस तरह से हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट सेल के लिए n = 1 हो जाएगा, सेकेंड सेल के लिए यानी एल सेल के लिए n = 2 होगा, थर्ड सेल के लिए 3 होगा, फोर्थ सेल के लिए 4 होगा, इस तरह से। तो अगर देखा जाए कि यहाँ पे हम लिख दें सेल नंबर, यहाँ पे सेल का नेम, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। सेल नंबर यदि 1 हो, अगर फर्स्ट सेल की बात हो, मीन्स आप के सेल की बात कर रहे हो, और के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि हम जानते हैं कि 2n² होता है, तो 2 इंटू कैवा सेल है, फर्स्ट सेल है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स के सेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसी तरह से
अगर सेकेंड सेल की बात हो तो इसे हम एल सेल बोलते हैं, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह अगर थर्ड सेल की बात हो जिसे हम एम सेल के नाम से जानते हैं, तो इसमें 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और फोर्थ सेल की बात हो जिसे हम एन कहते हैं, तो इसमें 2 इंटू 4 का स्क्वायर मीन्स 2n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि एक सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो सेल जो होते हैं, सेल ये डिवाइड होते हैं, सेल आर डिवाइडेड इनटू सब सेल। एटम में जो सेल होते हैं ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं सब सेल में, और ये जो सब सेल होते हैं इन्हें हम एस, पी, डी एवं एफ, जी इस तरह से स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर देखा जाए कि किस सेल में कितने सब सेल होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल है जिसे हम बोलते हैं के सेल, सेकेंड सेल को हम लोग बोल देते हैं एल सेल, थर्ड सेल को बोल देते हैं एम सेल, और फोर्थ सेल को बोल देते हैं एन सेल, फिफ्थ सेल को बोल देते हैं ओ सेल होते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट सेल की बात करें मीन्स के सेल की, तो के सेल का नंबर कितना है 1, तो इसमें सब सेल भी एक ही होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एस से, सिर्फ और सिर्फ एस होगा। उसी तरह अगर एल सेल की बात करें तो एल सेल चूंकि सेकेंड सेल है, दूसरा सेल है, तो दूसरा सेल सेल नंबर 2 है, तो इसमें सब सेल भी 2 होगा, एस एवं पी। उसी तरह एम में देखिए थर्ड सेल है, तीसरा सेल है, तो इसमें सब सेल 3 होगा, एस होगा, पी होगा और डी होगा। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे एन सेल है, एन, तो ये फोर्थ नंबर का सेल है, फोर्थ नंबर का सेल है, तो इसमें सब सेल भी 4 होंगे, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। और इसी तरह से अगर हम ओ सेल की बात करें तो चूंकि फिफ्थ नंबर का सेल है, 5वां सेल है, तो इसमें सब सेल की संख्या 5 होगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल को के सेल बोलते हैं, सेकेंड सेल को एल सेल बोलते हैं, थर्ड सेल को एम सेल बोलते हैं, और फोर्थ सेल को एन सेल बोलते हैं। ठीक है, और आपको अभी मैंने बताया कि के सेल में सब सेल, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, चलिए पहले बात कर लेते हैं कि इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था बच्चों, 2 आया था। एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आया था, एम सेल में 18 आया था, और एन सेल में 32 आया था। देखिए यहाँ पे के सेल में, फर्स्ट सेल के सेल में 2n स्क्वायर किए थे, तो 2 इंटू एन के जगह पे यहाँ पे सेल नंबर जो है यही हमें एन बताता है, तो एन के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह सेकेंड सेल एल सेल के लिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल के लिए 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ के लिए 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, और उसी तरह फिफ्थ सेल के लिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम चल गया कि के सेल में 2 होता है, एल में 8 होता है, एम में 18 होता है और एन में 32 होता है। अब आप बताना जरा, के सेल में सब सेल की संख्या कितनी होती है, सिर्फ एक ही तो, एस। के में सिर्फ एक ही सब सेल होता है, एस, क्योंकि जितना सेल नंबर होता है सब सेल की संख्या उसमें उतनी ही होती है। एल में अभी मैंने बताया आपको कि एल में 2 सब सेल होते हैं, एल में कितने होते हैं, 2 सब सेल होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है एस और दूसरा होता है पी। उसी तरह एम में बच्चों, एम में मैंने अब बताया था कि एम में 3 सब सेल होते हैं, 3 सब सेल होते हैं, एस, पी। यहाँ पे ए जो है बच्चों, ए वाले लाइन में हमने लिखा है सेल नंबर, नंबर ऑफ सेल। ए है सेल का नाम,
यहाँ पे इस लाइन में है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो आप देख रहे हो ये सब है सब सेल, सब सेल। ओके, तो अब आप जरा सोचना कि मान लेते हैं कि के जो है कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई आदमी है और इसका एक ही बच्चा है, एक ही इसका बाल बच्चा एक ही है, मान लो एक बेटा है इसका। तो के की जितनी पूंजी होगी, जितनी संपत्ति होगी इसके पास, वो उसका वारिस कौन होगा? जो इसका बेटा है। तो के की पूरी पूंजी कितनी है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और इस सेल में सब सेल कितना है? सिर्फ एस है। तो के में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा टोटल के टोटल किस में प्रेजेंट होगा? एस में प्रेजेंट होगा, क्योंकि के का एक ही सब सेल होता है एस। तो के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है और के पास सिर्फ एस ही होता है। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप याद रखना कि एस जो सबसेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आप आगे बढ़ो, देखो एल एक पर्सन है जिसके 2 बच्चे हैं, एस एवं पी। तो एल की पूरी संपत्ति कितना है बच्चों? 8। और अभी हमने देखा कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है। कितना? 2 रह सकता है। तो बताओ पी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा? टोटल 8 था, एस को 2 मिल गया, तो पी के लिए बचा 6। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? और एम सेल जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, यानी इसकी पूरी पूंजी 18 है। अब 18 में हमने देखा कि एस के पास मैक्सिमम 2 रह सकता है, पी के पास मैक्सिमम 6 रह सकता है। तो अब आप जरा बताना कि डी के लिए कितना बचा? तो 6 2 8 तो आप पहले बांट चुके हो, अब बच गया कितना? 10। तो 6 2 8 10 18 हो गया। इस तरह से एन के पास टोटल 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और एस में मैक्सिमम 2 रह सकता है, पी में 6 रह सकता है, डी में 10 रह सकता है। तो बताओ अब एफ के लिए कितना बचा? तो 6 2 8 और 10 18, और उसके बाद 14 इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना? 32। यानी एफ के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एफ के पास टोटल कितना रहेगा? 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब पता चला कि अगर सबसेल दिया हो और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों एस में मैक्सिमम 2 रह सकता है। अब यहाँ पे आप गोज की जगह पे फिल भी कर सकते हो, फिल, कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में फिल करता है, उस ऑर्बिटल में भरता है जिसकी ऊर्जा कम से कम होती है, यानी सबसे कम होती है। अब एक कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल क्या होते हैं? तो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के या आसपास या एटम में एक ऐसा जगह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। ऑर्बिटल एक ऐसा जगह है एटम के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो सबसेल हमारा होता है वो ऑर्बिटल में डिवाइड होता है। अब एक ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे एक बॉक्स के द्वारा दिखा देते हैं, और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन, यानी एक का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये सब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है। अभी तो हमारा मुद्दा है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यूज करना है एक ट्रिक। जैसे आप लोग लिखोगे पहले 1s 2s 3a, डी के बाद हमारा आता है एफ। तो यहाँ पे हो जाएगा 4f एंड 5f। ओके, तो अब आप देखो एस को 1 से लेके 8 तक लिखें, पी को 2 से लेके 7p तक, डी को 3d से लेके 6d तक, और एफ को 4f से लेके 5f तक। इतना के बाद आपके पास जितने भी एटम प्रेजेंट हैं अभी पीरियोडिक टेबल में, जितने एलिमेंट हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से लिख सकते हो। तो अब देखो जो पहले हमने सीखा था वही चीज़ है। फर्स्ट सेल में सिर्फ 1s होता है, सेकेंड सेल में 2s और 2p, यानी s और p 2 होता है। तो सेकेंड सेल यानी 2s हो गया, यहाँ पे 2s और 2p। यहाँ पे
3 जो है ये तीसरे नंबर के सेल को बता रहा है। तो तीसरे नंबर में हम लोग देखे थे कि तीन सब सेल आता है। तीसरे नंबर में यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर का जो एम सेल है इसमें 3 है, एस, पी एवं डी है। तो इसे आप यहाँ पे आराम से ऐसे लिख सकते हो 3s 3p एवं 3d। उसी तरह से चौथे नंबर का जो सेल है इसमें 4 सब सेल है, तो इसे आप 4s 4p 4d और 4f लिख सकते हो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। चौथे सेल में हमारे पास 4 सब सेल हो गए, 4s 4p 4d 4f। 5s में 5s 5p 5d 5f होगा और 5g भी जाएगा लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। 6s भी आगे जाएगा लेकिन हमें इतना तक में काम हो जाता है। अब जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेगा 1s में, फिर उसके बाद 2s में, फिर उसके बाद 2p में और उसके बाद 3s में। तो आपको इस तरह से सबको मिला देना है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सब सेल में जाएगा 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p और 8s। इतना के बाद, इतना करने के बाद आप सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ जाना है, यहाँ के बाद फिर यहाँ आ जाना है, यहाँ 2s, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। यानी ये जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हर बार यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहीं से इधर जाना है। यहाँ से जाना है। तो पहले 1s फिर 2s। तो इस तरह से आप यहाँ पे मेमोराइज कर सकते हो, इसे आप याद करके रख सकते हो। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो बार बार इस तरह से नहीं बनाएंगे। ये तो आपको मैंने ट्रिक बताया कि इस तरीके से लिख के आप 1s लिखो 8 तक, फिर उसके बाद एक ऊपर से छोड़ के 2p से एक नीचे छोड़ दो, फिर यहाँ तीसरे सेल में एक ऊपर छोड़ो एक नीचे छोड़ो, इस तरह से लिख सकते हो। तो आप इसे याद कर लेना कि एनर्जी लेवल जो होता है वो एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, एनर्जी ऑर्डर, ऊर्जा का क्रम, वो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p एनर्जी का ऑर्डर है। और इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एटम में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचा 2s में, 2s के बाद भी इलेक्ट्रॉन बच गया तो 2p में जाएगा। 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर बच जाता है तो 3s में जाएगा। 3s से बाद बचने वाले इलेक्ट्रॉन 3p में जाएंगे, फिर उसके बाद 4s में जाएंगे, फिर 3d में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो सीक्वेंस ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p, लेकिन 3p के बाद आपके दिमाग में सवाल आएगा कि 3d होना चाहिए था, लेकिन इससे पहले 4s आ गया। नहीं, अभी बस आप इतना याद रखो कि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाता है और 3d में बाद में जाता है। ओके, तो ये हो गया, इसे आप याद रख सकते हो फ्यूचर के लिए। कभी भी किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो आप इससे याद रख के आसानी से लिख सकते हो। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f, इस तरह से। और एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, बस एक लास्ट पॉइंट, कि फुलफिल्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। वैसे ऑर्बिटल जो या तो फुलफिल है, फुलफिल कहने का मतलब हुआ कि जैसे s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 के 2 इसमें पूरा है, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है तो p 6 है पूरा, d में 10 रह सकता है तो d 10 के 10 है टोटल, और f में 14 रह सकता है 14 है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये फुलफिल्ड है, पूरी तरह से कंप्लीटली भरे हुए हैं। और अगर s में 2 रहता है बट यहाँ पे एक ही है, p में टोटल 6 रह सकता है लेकिन 3 ही है, d में 10 रह सकता है लेकिन 5 है, और f में 14 रह सकता है लेकिन 7 ही है, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों हाफ फील्ड। और ये दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं दोनों प्रकार के, ये कंपैरेटिवली दूसरे की तुलना में, जैसे p में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो
4 इलेक्ट्रॉन हो, तो इससे ज़्यादा स्टेबल है P6 और P3। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर करने के बाद सबसे पूरी तरह से फिल हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। और इसी के वजह से आप देखते हो कि क्रोमियम, कॉपर और कुछ जो एलिमेंट हैं वो एक्सेप्शन हो जाते हैं, यानी जो रूल यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ना होकर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखेंगे जब आगे आपको हम सिखाएंगे लिखना। तो हमारा जितना टॉपिक था, जितना थ्योरी था, इससे रिलेटेड आपको मैंने बता दिया, जितना ट्रिक था। अब यूज करते हैं हम लोग लिखना। ये अगर एटॉमिक नंबर 1 की बात करें तो ये हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s1। उसके बाद यहाँ पे 2, तो हीलियम का होता है। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल में s सब सेल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो ये 1s2 हो जाएगा। उसी तरह से 3 एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है, तो इसके लिए लिखना होगा 1s2। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, चूँकि फर्स्ट सब सेल में यहाँ पे देखिए s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है और फर्स्ट में केवल 1s ही होता है। तो अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा, 2s में चला जाएगा, यहाँ पे 2s में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे चला जाएगा 2s में, तो इसका हो जाएगा 2s1। उसी तरह से एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, तो इसका हो जाएगा 1s2, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो कहाँ चला जाएगा, 2s2 में। अगर 5 की बात करें बोरॉन, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2 2 4, एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो 2s के बाद क्या आता है, 2p, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2p। यहाँ पे रख देते हैं, आप इसको देख के और समझ सकते हो कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है यहाँ पे ऐसे। चलिए आप इसे भी देखना। उसके बाद एटॉमिक नंबर 6 कार्बन का होता है। 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1s2 2s2, उसके बाद 2p में 2 2 4, 2p के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं, लेकिन चूंकि बचा अभी यहाँ पे s के बाद 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन। 7 जो कि नाइट्रोजन होता है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 और 2p के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। उसी तरह से 8 जो कि ऑक्सीजन है, तो 1s2 2s2 2p4। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग को यूज करना है इस वाले फार्मूले का। 12 13 14 तक आपके लिए है। मैं फिर से आगे बताता हूँ एटॉमिक नंबर 15 का, जो कि फास्फोरस है। फास्फोरस, तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों। तो 1s में 2 जाएगा, फिर 2s में 2 जाएगा, फिर 2p में 6। तो गिन के देखिए 2 2 4 6 4 10 हुआ। 2p के बाद हमारा आता है 3s, उसके बाद 3p। तो 2 2 4 6 4 10, तो 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो कि कैल्शियम है, तो चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हुआ, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 3p के बाद क्या आता है, यहाँ पे देखिए 3p के बाद 4p आता है, 4s आता है। तो 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर 24 पे, जो कि होता है क्रोमियम। तो क्रोमियम में देखिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है ये। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 इतना करने के बाद 20 तक आ जाते हैं हम लोग कैल्शियम तक। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20। और होना ये चाहिए था कि 4s के बाद 3d4 हो जाना चाहिए था। ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड यानी इस तरह से होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। लेकिन बच्चों
यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। आप लास्ट वाले को देखो, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं और 3d में 5 कर देते हैं, तो ए डी भी हाफ फील्ड हो गया। देखिए यहाँ पे आपको बताए थे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है हाईली स्टेबल होता है। तो 3d 4 है तो ये अनस्टेबल होगा, इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 3d 5। और यहाँ पे चूंकि फुल फील्ड था तो स्टेबल था, बट हाफ फील्ड में भी स्टेबल है, तो ये दोनों स्टेबल हो गया यहाँ पे। इसलिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, 3d में चला जाता है, और इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d 5। तो ए वाला हमारा करेक्ट है और ऊपर वाला हो जाएगा रॉन्ग। एक और बताते हैं, एटॉमिक नंबर 29 जो कि है हमारा कॉपर का, ठीक है। तो इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 होना चाहिए, क्योंकि 4s तक 20 हो जाता है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज होता है बच्चों, यहाँ भी 4s में 1 हो जाता है तो ये हाफ फील्ड हो गया, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन के निकलकर 3d में चला जाता है तो ये भी क्या होता है, फुल फील्ड हो जाता है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड था ये था, जो कि गलत है, और इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d 10। तो अब आप कुछ देते हैं, जैसे आपको कुछ एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखिएगा, आप लिखिएगा जिंक 30 रुबिडियम 37 Sn 50, इन सारे एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मैग्नीशियम 12 सल्फर 16। तो ये आप खुद से प्रयास करना लिखने का। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख सके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।